का खेल क्या है? जी नमस्कार सभी को। एसआईआर के पीछे का खेल जो बिहार चुनाव परिणाम से जाहिर है, वो तो यही है कि मतदाता के प्रतिशत में अपनी मतदाता सूची का शुद्धिकरण कुछ इस तरह से किया जाए कि बाकी अशुद्ध लोग उससे बाहर हो जाएं। अशुद्ध लोग यानी कि जो इनको वोट नहीं करते हैं वो अशुद्ध हैं, वो उनको कहीं रहने का हक नहीं। अब चूंकि उनको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता है, कहीं बाहर नहीं भगाया जा सकता है, इतनी स्थिति अभी नहीं है, तो इनको कम से कम मतदाता सूची से बाहर कर दो। जितने लोग बाहर किए गए हैं और जिस प्रकार से बिहार चुनाव का परिणाम आया, अभी हम लोग सब विश्लेषण कर ही रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल को देखें तो पिछली बार जो इनका मत प्रतिशत था विधानसभा में, और पश्चिम बंगाल में अभी जो सरकार है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दल को लगभग 48% इनको वोट मिला था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े ही उछाल के साथ 38% पर बीजेपी आ गई थी, जो कि एक असंभव सा यहाँ पर उनके लिए था तब भी, क्योंकि यहाँ का कंपोजिशन दूसरा है। पता नहीं ये उसमें कैसे हुआ था। और अब ये चाहते हैं कि इस परसेंटेज को और बढ़ा करके एसआईआर के माध्यम से जो सुविधा हासिल हो, तो ये और क्लोजर ले जाना चाहते हैं। और यह भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ताकत अभी ममता बनर्जी की सरकार को पदस्थ करने की तो नहीं है, लेकिन उनको परेशान करने की ताकत अपनी बढ़ाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ध्रुवीकरण के लिए माकूल माहौल बने, क्योंकि इसके बाद उनको असम और दूसरी जगह पर असम के चुनाव में भी शामिल होना है। असम का चुनाव भी इसमें कोई बहुत टेढ़ी खीरी साबित होने वाली है और कई कारणों से होने वाली। तो अभी तो फिलहाल उस पर चर्चा नहीं करें। बीएलओ निश्चित रूप से बहुत तनाव में है। आत्महत्या, जैसा कि प्रेम कुमार सर कह रहे थे, आत्महत्या किसी एक कारण से नहीं होता है। एक तो तनख्वाह का मामला, घर परिवार का होता है। अभी यहाँ शिक्षकों की बहाली को लेकर के जिस प्रकार से अदालतों ने अपना फैसला दिया, उसको अवैध घोषित किया, टेंटेड अनटेंटेड क्या और क्या ये सारी चीजें चली। अपॉइंटमेंट के बाद भी बहुत सारे लोगों का भविष्य लटका हुआ है, अभी तक अंतिम फैसला उसका हुआ नहीं है। और इनसे काम लिया जा रहा है जो जूनियर शिक्षक हैं प्राइमरी स्कूल वगैरह के, तो बीएलओ पर काफी दबाव है। ये इतना था तकनीकी मामला है, बाकी लोगों को भी समझने में इतनी मुश्किलें हो रही है, तो इतने लोगों के दबाव और इतने लोगों के जवाब। वहां से तो फरमान आपने जारी कर दिया कि 3 बार बीएलओ जाएंगे। बीएलओ को यहाँ नहाने खाने की फुर्सत नहीं है। और बीएलओ समाज के जिस संपर्क से, जिस पदानुक्रम से आते हैं, तो ऊपर के लोग अगर उस पर दबाव बनाते हैं, मान लीजिए कि कोई प्रभुत्वशाली आदमी बोलता है कि आपको कहा गया है 3 बार आने के लिए, आप क्यों नहीं आते हैं, तो एक आदमी के पीछे उनका इतना वक्त बर्बाद जाता है, चला जाता है। और सबको सामूहिक रूप से अपने यहाँ बुलाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि पश्चिम बंगाल में लोग काफी कॉपरेट भी कर रहे हैं, मतदाता लोग बीएलओ के साथ, क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक कुछ दूसरी तरह का है। बावजूद इसके उनको तरह तरह की परेशानी हो रही है। यहाँ भी आत्महत्याएं हुई है। तो ममता बनर्जी ने ठीक कहा कि ये वोटबंदी का मामला है। जैसे नोटबंदी हुआ था वैसे वोटबंदी का मामला है। सभी लोग लाइन में लग गए थे। बड़े लोगों का काम तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको अपना काम नहीं करना आता है, और इस तरह में कई तरह के करप्शन की गुंजाइश यहाँ पर बन जाएगी, जिसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन गुंजाइश हो जाएगी। और खास करके ऑनलाइन जब लोग भरेंगे, ऑनलाइन लोग चाहते हैं कि हम इसको भरें, और स्वाभाविक है कि उसमें सुविधा भी होती है। यहाँ पर इस तरह के जो सेगमेंट्स वगैरह होंगे, जो साइबर कैफे वगैरह होंगे, वहां भी क्या गतिविधि चल रही होगी अभी उसकी नजर नहीं है, लेकिन बीएलओ पर काफी दबाव है और उनके रिकमेंडेशंस की भी बात होती है। बीएलओ इतनी चर्चा में पहले कभी नहीं रहा। ये एसआईआर निश्चित रूप से, जहां एसएसआर हो गया है, स्पेशल समरी रिवीजन, असम की तरफ ये बोल रहे हैं हम एसआईआर नहीं करके एसएसआर करेंगे, स्पेशल समरी रिवीजन करेंगे। तो समरी रिवीजन तो होता ही रहता है, लेकिन उसमें स्पेशल लगेंगे। स्पेशल में ही दिक्कत है। ये स्पेशल क्या करना चाहते हैं? स्पेशल में पूरे के पूरे को स्क्रैप कर देना चाहते हैं। मैं फिर कहूँ, अभी आप पंजाब की चर्चा कर रहे थे, चंडीगढ़ की चर्चा कर रहे थे। ये चाहते हैं, प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। ये बार बार प्रोवोकेट करना चाहते हैं, एक अस्थायी समस्या चाहते हैं, और उसमें देश को उलझाए रखना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान तनाव इनकी एक अस्थायी समस्या थी। इनके लाख प्रोवोकेशन के बावजूद मुस्लिम समुदाय के लोग इनके उस प्रोवोकेशन में नहीं आए, और जिस प्रकार का माहौल ये चाहते थे, जहां राज्य की शक्ति को दमन करने का अवसर मिले, वो अवसर उस समुदाय के माध्यम से नहीं आया। यहाँ से लेकर संभल से लेकर जहां तहां आप देख लें, तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं।
तो वो समुदाय इस प्रकार से इनके प्रोवोकेशन में नहीं आया। अब ये चाहते हैं कि सिखों को हम प्रोवोकेट करें। और कुल मिलाकर के इनकी पूरी राजनीति को आप देखिएगा, जब कभी विशद रूप से आपने कहा कि चूंकि इसका बृहद आयाम में हम देखने की कोशिश करें, तो हमें 1946 के कैबिनेट मिशन को याद करना चाहिए। जो कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव आया था सेक्शन ए, बी और सी करके, तो ये सेक्शन ए पर अपना आधिवाद मिशन बोले तो सेक्शन ए पर को ये अपने ग्रिप में लेना चाहते हैं और बी और सी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना चाहते हैं, कर रहे हैं। जो संघात्मक संवेदनशीलता है, मैं ढांचे की बात नहीं कर रहा फिलहाल, लेकिन संघात्मक संवेदनशीलता पर बार बार चोट कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कभी चंडीगढ़ को छेड़ते हैं, कभी उसको छेड़ते हैं। हो सकता है कल के दिनों में, मैं आपको आगम कह रहा हूं, हो सकता है कल के दिनों में जो हमारे 4 बड़े महानगर हैं उनको ये केंद्रीय महानगर के रूप में, सेंट्रल सिटी के रूप में उनको नोटिफाई कर दें और वहां के लिए दूसरे विधाएं कर दें। तो इनके पास डिस्ट्रक्शन के 50 उपाय हैं और मैं कह रहा हूं कि ये करेंगे। जैसे कलकत्ता है, दिल्ली की तरह कर देंगे कि ये जो हमारे बड़े बड़े महानगर हैं इनको उस तरह से कर देंगे, मर्ज करके इनके लिए अलग कुछ कानून व्यवस्था कुछ करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये निरंतर आग से खेल रहे हैं। ये बार बार ये जानते हैं कि सिख सपोर्ट नहीं होने से किसान आंदोलन इतना लंबा नहीं खिंचता। और उसके बाद जब उनको अपनी तपस्या के अपूर्ण या अधूरे रहने का एहसास हो गया, तब जाकर के जब इन्होंने वापस लिया, उसके बाद भी इन्होंने कोशिश की कि किसानों को पहले तो सिख और हिंदू में बांटा जाए, और सिख और हिंदू में बांट कर देखने के नजरिए के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब का उदाहरण लिया। पंजाब के किसान अलग, उत्तर प्रदेश के किसान अलग, और बहुत हद तक उत्तर प्रदेश में ये कामयाब भी रहे, जो वहाँ के विधानसभा के नतीजों में परिलक्षित होता है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका वह प्रभाव किसान आंदोलन का नहीं पड़ा जो अपेक्षित था, इतने सारे किसान मरे। तो अगर पूरे इसमें हम देखें तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इनकी नीतियों को हमें समझना है, राजकीय नीतियों को अगर समझना है, तो हमें कैबिनेट मिशन को उसका गहन पाठ हमें करना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट मिशन की बहुत सारी बातें तब नहीं मानी थी हमारे पुरखों ने, और इनको ये लग रहा है। तो ये देश अगर उधर जाएंगे तो ये यूनिटरी के तरफ जाए, एकात्मक की तरफ अगर जा रहे हैं, तो भारत इस तरह से बनानी है। भारत जो संविधान में साफ साफ जानबूझकर जो लिखा गया है, इंडिया भारत जो है ये क्या उसको बोलते हैं, राज्यों का संघ है। ये राज्यों का संघ नहीं मानते हैं, ये मानते हैं राज्य भारत के अंग हैं, अनुषंगी संस्थाएं हैं। ये भारत को मानते हैं कि भारत यूनिट है, बाकी इसके अंग है, जबकि स्थिति उल्टी है। तो इनके पूरे के पूरे दर्शन में ही खोट है। इसलिए SIR कराएं या कुछ भी कराएं, चाहते हैं पूरे देश में एक उथल पुथल मचा रहे, किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ होता रहे। अब देखिए कि अगर इसको अभी हम मानव श्रम के हिसाब से देखें तो कितना मैंडेज इसमें इन्वॉल्व हुआ है, कितना स्टेशनरी हमारा इन्वॉल्व हुआ है, कितना हमारा एयर टाइम इसमें जा रहा है, ये नॉन इशू में जा रहा है। कोई इशू की बात तो हो नहीं रही है, मुद्दे की बात हो नहीं रही है। अब लेबर कोड की आप बात कर रहे थे प्रशांत सर, लेबर कोड की बात तो इन्होंने कोरोना के समय में चालू कर दिया था, जब लोगों के रोजी रोजगार छिन रहे थे। और 4 जो लेबर कोड ले आए हैं, ये इस पर कुल मिलाकर के ये है जो कलेक्टिव, हर तरह की कलेक्टिविटी को ये नकारते हैं। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग जो हमारे ट्रेड यूनियन का आधार है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, उसके कलेक्टिव बार्गेनिंग को डिनाई करते हैं। ये इंडिविजुअल से निगोशिएट करेंगे, बल्कि निगोशिएट भी नहीं करेंगे। दिन के अंत में जो इनको समझ में आएगा, जो सामंतवादी रवैया में होता है, वो उठा करके 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया जो भी है ये फेंक देंगे, क्योंकि लेबर लॉज IPC में कवर्ड नहीं है। अगर कोई किसी की मजदूरी मार देता है तो यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, ये बताएं कि IPC की कौन सी धारा उस पर लगेगी। 420 के अलावे 420 को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जानते हैं बेहतर कि IPC में ये कोई भी लेबर लॉ वायलेशन पड़ता नहीं है। कि जो फाइनेंशियल ऑफेंसेज हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेज हैं, वो घुमा फिरा करके कानून में, आपराधिक कानून में आते हैं, वरना वो तो प्रोसीड्यूरल डिफॉल्ट में आता है, प्रोसीड्यूरल मिस्टेक्स में वो पकड़ में आता है, जिसका बार बार सुधार होते रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक बहुत कठिन समय में, ऐसे में जब राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि SIR के माध्यम से ये लोगों पर हमला कर रहे हैं, जनता पर ये हमला है, उनके जनतांत्रिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का एक तरीका है, वो बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। इसे कुछ लोग जिस तरह से 272 आ गए, उनके पक्ष में खड़े हो गए, जिनकी चर्चा आप कर रहे थे, जिनकी सबकी पूछ दबी हुई है,
इनके अपने पेंशन पर अटैक होने वाला है, इनको खबर नहीं है। इनका अपना पेंशन छीनने वाला है, इनको खबर नहीं है। देखिएगा महीना 1.5-2 महीना के बाद ये बिलबिलाते हुए कैसे आएंगे कि रक्षा करो, रक्षा रक्षा चिल्लाएंगे, त्राईमाम त्राईमाम। तो क्योंकि सबकी पूछ दबी हुई है। ये सरकार हर सिविल सोसाइटी का हर आदमी जो एक लंबी उम्र पार कर चुका है, एक नाटक है सर, अब उसकी मैं क्या चर्चा करूं, लेकिन उसका लबोलुबाव ये है कि मध्य वर्ग का आदमी हर समय किसी न किसी कानून का उल्लंघन कर रहा होता है, क्योंकि कानून इतने जटिल होते हैं कि हम किसी न किसी कानून को दाएं बाएं करते रहते हैं और जब चाहे तब व्यवस्था उसको फंसा ले उसमें। तो ये दूसरों को फंसाने की नीति पर है। ये ओम शांति नहीं, ओम कलह की राजनीति करते हैं। ये कल ही स्वभाव के हैं। जितनी जल्दी देश को इनसे मुक्ति हो, लेकिन कैसे मुक्ति हो, अभी सर बोल रहे थे एज सुन एज पॉसिबल, हिंदी में कहें तो यथाशीघ्र संभव, यथाशीघ्र जितना जल्दी आप कर सकें, नो फर्दर डिले, ना